आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपने पीछे वाले प्रैक्टिस सेट देख लिए होंगे। अगर आपने पीछे वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप वहां से सभी प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर लें और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व करते रहें। ये प्रैक्टिस सेट पिछले वर्ष के प्रश्नों पर आधारित हैं, यानी कि जो आरआरबी ने डिफरेंट एग्जाम में मैथ के क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं के बेस पे मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन बेस्ड है। इसमें मैंने कोशिश किया है कि सभी टाइप के क्वेश्चंस को मिक्स करने का, तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट की तैयारी करने के बाद आपका आरआरबी ग्रुप डी का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई कंसेप्ट आपका रह गया है और आपको उस कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तो हमारे चैनल पर उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट ज़रूर मिलेगी आपको, आप वहां से देख लें। अगर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। जैसा मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी 15 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, इसी तरह से इस प्रैक्टिस सेट में भी हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस का सेट सोल्व करेंगे। सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि आप जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, फिर उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करें, यानी कि वीडियो को पॉज करके उसका आंसर ना देखें, खुद सोल्व करें। फिर अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आप थोड़ी सी वीडियो को देखें ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए और फिर प्रैक्टिस करें। इस तरह से आपको धीरे धीरे करके एक वीडियो को 2-3 बार पॉज करके कोशिश करनी है खुद करने की। जितना कोशिश आप करोगे वैसे वैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे। और बच्चों, सिंपल सी बात यह है, मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। जो बच्चा पेन कॉपी लेकर खुद प्रैक्टिस करेगा उस बच्चे को सक्सेस 100% मिलेगी। और धीरे धीरे, जैसे अभी आपको कुछ नहीं आता है मैथ में, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बहुत मस्त होती जाएगी और आपको फुल कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। सबसे पहले आप मैथ वाले सेक्शन को सोल्व करेंगे। इसलिए बिना देरी किए अब हम फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7। ये सम बहुत ही इजी है और बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्या दिया हुआ है? 69 की पावर -4, फिर भाग में 69 की पावर 10 और फिर मल्टीप्लाई में 69 की पावर -70। राइट, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व होगा ये देखो। अगर a भाग b लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाई 1/b। तो इसी तरह से हम क्या लिख लेंगे इसको, 69 की पावर -4 और मल्टीप्लाई में 1/69 की पावर 10। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे a डिवाइड b लिखा हुआ है तो क्या लिखते हैं, a मल्टीप्लाई 1/b, और इसको यूं भी लिख सकते हो, a डिवाइड बाई b। राइट, तो अब ये क्या बन गया, 69 की पावर -4 डिवाइड बाय 69 की पावर 10। और बच्चों ये ध्यान रखो, अगर a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n दिया हुआ है तो ये इक्वल होता है m माइनस n। अगर यूं दिया हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n तो ये होता है a की पावर m प्लस n। तो इन दोनों फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब ये क्या बन गया, इसमें साथ में ये भी लिख लो, 69 की पावर -17। अब ये क्या हो गया, देखो 69 की पावर -4 और ये 10 क्या है, प्लस के हैं, तो यहाँ पे आके क्या आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 10 हो जाएंगे। और इनटू में 69 की पावर -70, तो ये क्या होगा, 69 की पावर 10 और 4 14, यानी कि -14 इंटू 69 -70। अगर मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया, 69 -14 प्लस -70। दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो क्या होगी,
प्लस हो जाएंगी पर साइन सेम रहेगा 31। तो राइट आंसर इज 2। तो इस तरह के सम्स को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आप रूल फॉलो करते जाइए और आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे। और मैथ का तो एक सिंपल सा नियम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपको इजी लगने लग जाएंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो को देखते रहोगे फिर कुछ नहीं होने वाला है। आपको कॉपी पेन लेकर मेरे साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये दो तीन नंबर दिए हुए हैं, 1 2 और 3। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। पहले हम लिख लेते हैं 5 की 3 इंटू 9 की 2 इंटू 14। दूसरा नंबर क्या है? 5 की 2 इंटू 14 की 2 इंटू 19। और तीसरा नंबर क्या है? 9 की 3 इंटू 14 की 2 इंटू 19 की 2। राइट। एलसीएम निकालते हुए हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि जैसे अगर हम 5 की पावर की चेक करें तो यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ पे है ही नहीं, तो हम क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर लेते हैं दिस वन। तो 5 का हो गया। अब 9 का देख लेते हैं। अब 9 की पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 9 की पावर 3 ले लेंगे। फिर 14 को देखते हैं। 14 की पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है। यहाँ पे 14 की पावर 2 है और यहाँ 14 की पावर क्या है? 3 है, सॉरी 2 है, तो 14 की पावर 2 ले लेंगे। इसी तरह से 19 को देखते हैं। 19 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। अगर यहीं पर एचसीएफ होता तो हम लेस पावर्स को लेते। तो एलसीएम में क्या करना होता है? हमें हाईएस्ट मल्टीपल लेना होता है। जैसे आप देखो 12 और 18 दिया हुआ है। अब 12 को कैसे प्रेजेंट करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 को कैसे प्रेजेंट करोगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 2 होगी, इंटू में 3। यहाँ 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2। तो इसमें 2 की पावर हाईएस्ट कितनी होगी? 2। और 3 की पावर हाईएस्ट कितनी होगी? 2। आंसर निकाल दो, 4 और इंटू में 9, तो आंसर आ गया 36। तो इस तरह से जब भी इस तरह का कोई सम दे हुआ तो आपको एलसीएम के लिए जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसमें से उस नंबर की हाईएस्ट पावर जो भी दी हुई है वो आपको लेनी होती है एलसीएम के लिए। ठीक है, थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 16,362। 16,362 पॉपुलेशन है किसी भी टाउन की। पहले साल क्या हुआ? फर्स्ट ईयर इट इंक्रीजेज बाय 25%। पहले साल बढ़ गई 25% और 60% बढ़ गई दूसरे साल में। ठीक है, बट डिक्रीजेज बाय 50% इन थर्ड ईयर। ये 50% क्या होगी? डिक्रीज। यहाँ इंक्रीज हुई, यहाँ भी इंक्रीज हुई, यहाँ माइनस होगी। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? थर्ड ईयर के बाद क्या पॉपुलेशन होगी? इसका तरीका क्या है? जो सबसे इजी ट्रिक मेरे पास है उसमें क्या है कि आप टाउन की पॉपुलेशन 100 मान लो। क्या मान लो? पहले पॉपुलेशन मान लो 100। यहाँ लिख लो पॉपुलेशन एट स्टार्टिंग कितनी है? 100। अब फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगी? कितनी बड़ी? 25%। 100 पहले ही है, तो 100 प्लस 25 कितनी आ गई है? 125। पहला काम खत्म हो गया। अब दूसरे साल कितनी बढ़ी? 60%। तो सेकेंड ईयर के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? देखो 125 तो होगी ही होगी, प्लस कितने परसेंट बढ़ी? 60%। तो 60/100 इंटू 125। इसको काट लो, 0 से 0 कट गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। इसको काटोगे तो कितना आ गया? 25 आ गया।
और 3 का 25 कितना हो गया 75, 75 और 125 ये हो गया 200 होगी सेकेंड ईयर के बाद। अब वो क्या कह रहा है थर्ड ईयर में 50% डाउन आ गई, क्या आ गई थर्ड ईयर में 50%, तो थर्ड ईयर के बाद क्या होगी थर्ड ईयर, तो ये क्या आ गया 200 माइनस कितना 50%, तो 50% कैसे निकलेगा 50 डिवाइड बाई 100 इंटू में 200, इसको काट दो कितना आ गया ये 100, तो इसका मतलब 200 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 100। यानी कि तीनों काम कर दिए हमने, पहले 25% बढ़ा दी, सेकेंड ईयर में 60% बढ़ा दी और तीसरे में 50% डाउन कर दी। और हमारी पॉपुलेशन हमने कितनी मानी थी 100, यानी कि जितनी पॉपुलेशन मानी थी उतनी ही पॉपुलेशन रही। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जितनी पॉपुलेशन थी 16,362 ही रहेगी, सेकंड इसका आंसर आएगा। देखो अगर हम क्या फ़र्क था काम करने में, 100 क्यों लिया मैंने, उसका मेन रीज़न ये है कि अगर तुम इसके ऊपर 25% बढ़ाओगे फिर जो वैल्यू आएगी, फिर 60% बढ़ाओगे, फिर जो वैल्यू आएगी 50% बढ़ाओगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हेक्टिक हो जाएगा। तो इस तरह से जब बड़ी वैल्यू हो तो उसमें हम एक इनिशियल मान सकते हैं 100 और 100 से उसको देख लो कि 100 पे क्या असर होगा, फिर उस टोटल वैल्यू पे कैलकुलेट कर लो। और इसमें तो बिल्कुल ही ईजी है कि 100 ही थी, तीनों काम करने के बाद 100 ही रही, कोई चेंज नहीं आया, तो आंसर हो गया हमारा सेकंड। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज हाफ देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर विद दैट ऑफ न्यू स्फीयर। राइट, इसमें क्या करना है आपको, पहले रेडियस, रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस हो गया आपका हाफ, रेडियस आर है और नए स्फीयर में आर हो गया आर बाई 2 दैट इज हाफ। अब फार्मूला लिखते हैं वॉल्यूम का, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। राइट, ये हमारा हो गया ओल्ड वॉल्यूम। अब न्यू वॉल्यूम में क्या होगा, न्यू वॉल्यूम में होगा हमारा 4/3 पाई और r/2 इसकी क्यूब, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 8। अब हमें क्या करना है ओरिजिनल स्फीयर की रेशो, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब रेशो किसके साथ निकालनी है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 8। यहाँ से क्या होगा सब कुछ हट जाएगा, यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 1/8। अब इसको रेशो क्या कर देंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 8 इंटू 1, तो राइट आंसर इज 8 इंटू 1, 8 इज टू 1। इस तरह से कैलकुलेट करनी है, जो कॉमन पोर्शन होता है रेशो में वो कैंसिल हो जाता है। तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, इसको 8 ऊपर नहीं लिखना है नीचे ही लिखना है इसको, और ये सारा कैंसिल हो गया तो इसको 0 मत लिख देना, अगर आप 0 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कैंसिल का मतलब जो कॉमन पार्ट है उसको आप छोड़ सकते हो, तो ये 1 हो गया और ये 1/8 हो गया, तो ये टोटल वैल्यू क्या बन गई 8 इज टू 1। राइट, इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि 1 इंटू 1/8 लिखा हुआ है, तो इसमें 8 आप अपना एलसीएम ले लो, तो ये क्या बन गया 8 इंटू 1, ये वाली वैल्यू, दैट्स द राइट वे। तो आंसर इज 8 इंटू 1। थैंक यू। 9, ये 9th क्वेश्चन है। 13 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 152 रुपये है, एक पेन है और एक पेंसिल है, तो यहाँ लिख लो 13 पेन प्लस 3 पेंसिल, कितनी कीमत है इसकी 152 रुपये। यदि पेन की कीमत 1 रुपया प्रति पेन कम हो जाती है, यानी कि जो पेन की नई कीमत होगी, जैसे पेन की कीमत हमने पेन ही मानी थी, तो अब कीमत क्या होगी पेन में से -1 हो गया, और पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है, तो पेंसिल की कीमत कितनी होगी 7 रुपये बढ़ गई है। तो 18 पेन और 3 पेंसिल, तो 18 पेन का मतलब 18 पेन क्या हो गए पेन -1 प्लस में
18 पेन और 3 पेंसिल, पेंसिल की कीमत कितनी होगी, पेंसिल प्लस 7, तो 165 रुपये हो जाती है। तो 12 पेन और 11 पेंसिल, यानी कि 12 पेन और 11 पेंसिल की आपको कॉस्ट बतानी है। तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना होगा। देखो 13 पेन और 3 पेंसिल, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 18 पेन माइनस 18 प्लस में 3 पेंसिल प्लस में 21 इक्वल टू 165। अब ये 18 और 21 देख सकते हो आप, 18 और 21 क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 18 पेन प्लस में 3 पेंसिल इक्वल टू ये माइनस के 18 और प्लस के 3, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का 3, और ये प्लस 3 उधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 165 माइनस 3। शायद आपको समझ आ गया होगा। ये माइनस के 18 है और प्लस के 21, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 3 बचेंगे, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 162। राइट। अब क्या करना है, इसमें ये 13 पेन और रख दो, 13 पेन प्लस में 3 पेंसिल, कॉस्ट कितनी होगी, 152। इसकी कॉस्ट कितनी है, 162। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस और दिस। तो यहाँ से पेंसिल कट गई है, क्या बच गए, 5 पेन, और कॉस्ट कितनी बच गई, 162 में से 152 माइनस कर दो। ये कितने थे, 162 थे ना, 162 में से क्या करना पड़ेगा, 152 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। तो पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, पेन इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5, तो दैट इज 2 रुपये। तो पेन की कॉस्ट आ गई 2 रुपये। तो यहाँ पे क्या करो, इसमें पुट कर दो, क्या था, 13 पेन प्लस में 3 पेंसिल, 3 पेंसिल, कॉस्ट कितनी थी, 152। अब 13 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 2, यानी कि 13 इंटू 2 प्लस में 3 पेंसिल इक्वल टू 152। तो ये क्या आ गया, 26। 3 पेंसिल किसके बराबर होगी, 152 माइनस 26, यानी कि 3 पेंसिल होगी आपकी, इसको माइनस कर दो, 12 में 6, 126 ही बचेगा ये। तो पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 126 डिवाइड बाई 3, यानी कि 42 रुपये। तो पेंसिल कितने की होगी, 42 रुपये की। पेन कितने रुपए का हो गया, 2 रुपये का। अब कितने निकालने हैं, 12 पेन और 11 पेंसिल। तो 11 पेंसिल का तो रेट 2 के हिसाब से कितना हो गया, 22 रुपये, और 12 पेन का, सॉरी देखो गलत कर दिया, पेन का रेट कितना आया, 2 रुपये, और पेंसिल का देखो यहाँ लिख लो आराम से, सॉरी, पेन का रेट कितना आ गया, 2 रुपये, और पेंसिल का रेट आया 42 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 12 क्या है, पेन है, पेन का रेट क्या है, 2 रुपये, तो 12 दूनी कितने हो गए, 24 रुपये, और 11 पेंसिल हैं 42 रुपये के हिसाब से, तो 42 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 दूनी 22, 2, और 11 चौके 44 और 2 46, 462 हो गया। 462 इसमें जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 4, 486 रुपये। तो आंसर क्या होगा, 486 रुपये। तो इस तरह से आप इस सम को कर सकते हो। थोड़ा सी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी बच्चों, मैथ में वैसे भी थोड़ा सा तो लॉजिक लगाना ही पड़ता है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे ये सम, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे सम आपको आते जाएंगे। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 402 एंड 409 बोथ इंक्लूडेड, यानी कि हमें बताना है 402 से लेकर 409 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, और दोनों को इंक्लूड करना है। बोथ इंक्लूडेड का मतलब होता है कि आपको 402 भी लेना है और 409 भी लेना है। अगर यहाँ पर एक्सक्लूडेड होता तो हम 402 और 409 को ना लेते, बट यहाँ पे क्या है, दोनों को ही लेना है। तो पहले आप देख लो कि प्राइम नंबर होता क्या है।
प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक तो 1 से डिवाइड होता है और एक वो खुद से डिवाइड होता है, यानी कि सेल्फ से। जैसे मान लो 6 है, अब 6 क्या है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। या 5 देख लो, 5 क्या हो रहा है, 1 से डिवाइड होगा 5 से, तो ये प्राइम है। इसी तरह से आप 13 देख सकते हो, ये 1 और 13 से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम है। तो हमें वो नंबर चाहिए जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, बाकी किसी से भी डिवाइड ना हो। तो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, यानी कि जिनके पीछे क्या आता है 0, 2, 4, 6, 8, तो ये प्राइम नहीं होते। इसमें दो एक्सेप्शन है, सिर्फ दो एक्सेप्शन है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। तो इसके पीछे 2 है, तो ये भी कट हो गया, 204 कट हो गया, 406 कट हो गया, 409 कट हो गया। तो कितने नंबर काट दिए मैंने, अब बचे क्या हमारे पास 403, 405, 407 और 409। इनको एक बार लिख लेते हैं, 403, 405, 407 और 409। अब इसमें से चेक करो, 2 से तो देखो कोई नहीं डिवाइड हो रहा। अब 3 से चेक करो, 3 से कौन डिवाइड होता है, 4 तिये 12, ये 3 से डिवाइड होगा। अगर ये 3 से नहीं सॉरी 4 और 3 7, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 405, 405 देखो 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 405 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 5 और 4 कितना हो गया 9, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी प्राइम नहीं है। अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स नहीं पता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डिविजिबिलिटी वाली वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने सभी के नियम बताए हुए हैं। अब इसके अलावा देख लेते हैं 407, 7 और 4 11, 9 और 4 13, तो ये 3 नंबर बच गए हमारे पास। 3 के बाद किससे चेक करेंगे, 4। 4 का मतलब क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हो, तो ये भी नहीं है। 4 के बाद किससे करेंगे, 5। 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 होता है, उससे भी नहीं डिवाइड हो रही। उसके बाद 5 के बाद 7, 7 से चेक करो। 7 से कैसे चेक करोगे, इसको डिवाइड करके देख लो, 7 5 35 और हाँ देखो 403 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 5 और 3 क्या होता है, 7 7 ही 49 होता है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। और 407 करेंगे तो वो भी नहीं होगा, और 409 करेंगे तो वो भी नहीं होगा। 7 के बाद किससे चेक करेंगे, 9 से। 9 में क्या होना चाहिए, सम 9 होना चाहिए, 7 11 13 नहीं होगा। फिर 11 से चेक कर लो, 11 से कोई होता है, हाँ देखो 11 से इसको चेक करो, 403 को चेक करते हैं 11 से, 11 11 तिये 33, क्या बचा यहाँ से 7 और यहाँ से क्या बचा 3, नहीं होगा। बट 407 हो जाएगा, देखो 11 चौके सॉरी 11 तिये 33, यहाँ पे बचे 7, 11 7 77, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा 11 से। 11 के बाद 13 से चेक कर लेते हैं, 409 को 13 से चेक करते हैं, 13 तिये 39, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे 1 और 9 नहीं हो रहा है, और यहाँ पे सॉरी 3 बचेगा, 3 403 है ना बच्चों, 403, तो 13 ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 409 क्या है, 13 से भी डिवाइड नहीं है। 13 के बाद 17 से चेक कर सकते हो, राइट। तो इसका मतलब एक ही बचा है और आंसर में एक दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या करना होता है, पहले इवन वाले नंबर तो वैसे ही कट कर देने होते हैं, क्योंकि इवन नंबर सिर्फ एक ही इवन नंबर प्राइम होता है जिसका नाम है 2, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, ठीक है। अरुण bought some pencil at the rate of ₹180 a dozens, यानी कि उसने कुछ पेंसिल खरीदी, और किस रेट में खरीदी, 180 रुपीज़ ए डजन, यानी कि 12 पेंसिल्स जो उसने परचेज की कितने करी,
180 रुपीज़ की। तो एक पेंसिल का प्राइस देख लेते हैं क्या आएगा। वन पेंसिल 180 डिवाइड बाई 12। देखो 12 पेंसिल उसने कितने खरीदी, 180 की। और एक पेंसिल कितने की आएगी, 180/12। इसको काट लो, ये आ गया तुम्हारा, 2 से कटेगा तो 6, ये हो गया 19। फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6, फिर 30, इसको सीधा काट दो 15 रुपए की। तो पेंसिल उसने कितने रुपए की ली, यानी कि उसका जो उसने प्राइस खरीदा 15 रुपए का, और बेची कितने की, 18 की। राइट। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 18 माइनस 15 यानी कि 3 रुपए। और ये 3 रुपए प्रॉफिट कितने पे हुआ उसको, 15 पे। यानी कि एक पेंसिल जो उसके पास 15 की आई थी उसने 18 की बेच दी। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब बच्चों क्या होता है कि 100 में से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब उसने 3 रुपए कितने से कमाए, 15 रुपए से। तो 100 से कितने कमाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको डिवाइड कर दो, 3 5 15, 5 को इससे करेंगे तो 20 आ गया। तो आंसर इज 20%। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 20% होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीसन ट्रेवल्स 364 किलोमीटर एट 91 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 364 किलोमीटर का सफ़र उसने 91 किलोमीटर पर आवर यानी कि इस स्पीड पर ट्रैवल किया। उसके बाद नेक्स्ट 441 किलोमीटर किस स्पीड पे, 63 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर। और उसके बाद 648 किलोमीटर एट 81 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने और कितना टाइम लगा। राइट। तो पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 364 प्लस 441 और प्लस 648। राइट। इसका टोटल कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 364 441 648। तो ये टोटल हो गया 4 और 1 5 और 8 13, 1 6 4 10 और 11 और 4 15, 1 3 और 1 4 4 8 और 6 14। चेक कर लो इसको, 4 और 1 5 और 8 13, 6 और 1 7 और 4 11 और 4 15, 1 3 और 1 4 और 4 8 और 6 14। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो है 1453 किलोमीटर। राइट। अब निकालते हैं टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, सबसे पहली जो फर्स्ट पार्ट उसने किया उसमें कितना टाइम लिया उसने, 361 डिवाइड बाय 91। तो ये टोटल हो गया आपका 4 आवर। ठीक है। सेकंड का चेक कर लो इसी तरह से, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 441 और स्पीड क्या थी, 63। तो ये हो गया आपका 7 आवर। ये 7 पे कटता है यूं का यूं। और थर्ड पार्ट कितना किया, 648 और स्पीड कितनी थी, 81। इसको काटोगे तो किस पे कटेगा, ये 8 पे। तो ये कितना आ गया, 8 आवर। तो टाइम कितना लगा उसका, पहले वाले पार्ट में 4 आवर, सेकंड वाले पार्ट में 7 और थर्ड वाले पार्ट में 8 आवर। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 4 11 और 8 19 आवर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 1453 किलोमीटर और टाइम कितना लगा, 19 आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस 1453 डिवाइडेड बाय 90। अब 19 से इसको डिवाइड करना है, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1453, इसको 19 से डिवाइड करना है तो कितने पे जाएगा, ये 7 पे। 7 नी में 63 और 7 और 6 13। राइट। कितना बचा, 2 और 1। फिर ऊपर से क्या ले लिया, 3। अब किस पे जाएगा, ये 6 पे।
6 में 54 और 114, क्या बच गया ये 13 में से 4 गया 9। तो आप यहाँ से भी इसका डिसीजन ले सकते हो क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं 76 वाला, और करना चाहो तो इसको कर भी सकते हो, राइट। तो यहाँ से आपका डिसीजन हो गया 76.47। और जिन बच्चों को आगे करना है तो वो कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से क्या ले लेंगे 0। 19 चौके कितना होता है 76, तो 76 लिखेंगे। यहाँ पे कितना बच गया 14, ऊपर से फिर क्या लाएंगे 0, तो फिर किस पे जाएगा 7 पे। तो राइट आंसर इज दिस वन। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में औसत 40 रन बनाए गए और अगले 10 मैचों में औसतन 15 रन बनाए गए। अब टोटल मैच कितने हो गए 33। इसमें टोटल रन कितने बने, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4 0 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 920 रन। और 150 रन यहाँ से बन गए। 10 इंटू 15 कितना होता है 150, टोटल कर दो 5 और 2 7 9 और 1 10, 1070 रन बने टोटल, ठीक है। और 33 मैच हो गए, तो 1070 डिवाइड बाई 33, इसको 1070 को 33 से भाग कर लो, 33 दिया 99, क्या बचा 17 में से 9 गए 8, और ये क्या है 9 बच गए यहाँ पे 0, ऊपर क्या है 0, 33 दूनी 62। वैसे तो आप यहाँ से भी डिसीजन ले सकते हो क्योंकि 32 वैल्यू आपके पास आ गई है, पिछला आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से आपका डिसाइड हो जाएगा कि आंसर इज 2, क्योंकि 31 32 33 और 34 है, पिछली वैल्यू सेम है, तो हमें बस यहीं पे कंसंट्रेट करना था। और वैसे इसको पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो। 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 7 में 6 गया 1, 7 में 6 कितने, ये 66 होंगे सॉरी, हाँ 10 में 6 गए 4, और ये कितना आ गया 7 में से 6 गया 1, फिर ये 0 आ गई, फिर ये पॉइंट आ गया। अब कितने पे जाएगा ये 4 पे, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, तो कितना बच गया 8, ये दूसरी 0 उतार लो, और ये कितना हो गया 2, तो राइट आंसर इज 2। दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका एलसीएम 351 दिया हुआ है, और योग कितना दिया हुआ है 40। 40 तो चेक करोगे सबका ही है, तो इससे तो कुछ फैसला होने वाला नहीं है, और उसका एलसीएम क्या है 351 है, राइट। तो सीधी सी बात है कि जिसमें ये नंबर 351 डायरेक्ट उस नंबर से, दोनों नंबरों से डिवाइड होता होगा, वही आंसर है। आप इसको भाग करके देखो कि किस किस से भाग कर सकते हो। क्या 13 से भाग हो रहा है ये, देखो 351, मतलब इसको भाग करके देख सकते हो 13 और 27, देखो 13 का एलसीएम क्या होगा 13, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि ये 3 27 ही रहेगा और ये 13 ही रहेगा, तो 27 इंटू 13, 13 साथ कितने होते हैं 91, 9, 13 दूनी 26 और 9 35, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 13 और 27, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 13 और 27 ही आपका आंसर है, क्योंकि 13 साथ कितने हो गए 91, सॉरी 91, और 9 13 26 और 9 35। और इसको एलसीएम से भी निकाल के देख लेते हैं। 351 का पहले एलसीएम निकाल लो, कैसे निकालोगे 2 से ये डिवाइड होता नहीं है, तो 117 आ जाएगा। क्या 3 से दोबारा हो रहा है 3 तिया 9, 3 नीम 27, क्या 3 से फिर दोबारा हो रहा है, हाँ 13, बस यहाँ से तो पता ही लग रहा है 3 तिया 9 तिया 27 इंटू 13, आंसर इज सॉल्व।
देखो बहुत इजी है देखने में, ये जस्ट कन्फ्यूजिंग का पार्ट है कि 40 है उनका सम। आपको एलसीएम पे कंसंट्रेट करना है कि वो संख्याएं बतानी है आपको। An amount of rupees 552 is divided among 3 persons in the ratio of 19, 11 into 18. The difference between the largest and smallest share in the distribution is। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि 552 रुपये को डिवाइड करना है 3 पर्सन्स में और रेशो है 19, 11 और 18। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर्स इन रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन इज, यानी कि जो लार्जेस्ट है यानी कि 19 और 11 में क्या डिफरेंस होगा इस अमाउंट के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करना है, इस रेशो का टोटल कर लो आप। ये हो गया 19 प्लस 11 प्लस 18, तो ये टोटल बन गया 48, राइट। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, अगर टोटल वैल्यू 48 हो तो डिफरेंस कितना होगा, 19 और 11 का डिफरेंस निकाल लो, 19 माइनस 11, 8 का डिफरेंस होगा। अगर टोटल वैल्यू 1 हो तो डिफरेंस कितना होगा, 8 डिवाइड बाय 48। और अगर टोटल वैल्यू 552 हो तो डिफरेंस कितना होगा, इसको 552 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको काट लो, ये हो गया 4 दूनी 8, ये तो सीधा ही कट गया, 8 छिके 48, ठीक है, 2 की जरूरत ही नहीं है, 8 छिके 48। इसको 6 पे काटो तो 2 पे काटेंगे तो कितना आएगा, ये भी शायद डायरेक्ट सीधा ही कटेगा, 552, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 6 नी में 54, 5 में से 4 गया 1 और ये 2, 6 दूनी 12, तो आंसर आ गया 92। बहुत ही सिंपल है। हमें करना क्या है, हमें सारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे से जो पूछा गया है बस उस पे टारगेट रखो, ठीक है। उसने क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या है 11 और लार्जेस्ट क्या है 19। टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, कितनी आई 48। 48 पे डिफरेंस कितना है 8 का, तो 552 पे डिफरेंस कितने का होगा 92 का, तो 92 इज द आंसर। बहुत ही इजी सम आते हैं और आप इनको फटाफट कर सकते हैं, आपको बस स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है। स्टेटमेंट को समझोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 3.9 एंड 0.169 ईच। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप लिखो 3.9 इक्वल टू 39/10, राइट। और फिर सेकंड फ्रैक्शंस को लिखो 0.169 इक्वल टू 169 डिवाइड बाय 1000। इसको लिखते कैसे हैं, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ 1 लगा दो, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगा दो 1 लगा दो नीचे, और इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो 10 आ गया। इसी तरह से इसमें क्या होगा 0.169 तो 169 बन गया, पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया, इसके बाद कितनी डिजिट है 3, तो ये 3 0 लगा दी। अब फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शंस एलसीएम, एलसीएम का फार्मूला होता है कि आप क्या करोगे, न्यूमरेटर्स का आपको क्या निकालना है, यानी कि न्यूमरेटर्स का आप क्या निकालोगे एलसीएम, और डिनोमिनेटर का आप क्या निकालोगे एचसीएफ। फार्मूला क्या हो जाएगा, और फिर इसको डिवाइड कर दोगे, यानी कि एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ये होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। यानी कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस में आपको दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, पहले आप एलसीएम निकालोगे किसका न्यूमरेटर्स का, और फिर क्या निकालोगे एचसीएफ निकालोगे डिनोमिनेटर्स का, राइट, और फिर उनको डिवाइड कर दोगे, तब जाके फ्रैक्शंस ऑफ एलसीएम कैलकुलेट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालते हैं। न्यूमरेटर बोले तो पहला है 39 और दूसरा है 169,
तो इसके फैक्टर बना लो। 39 के क्या बनेंगे, 39 के बनेंगे 3 इंटू 13, और 169 कैसे होगा, 13 इंटू 13। आप इसको यूँ लिख सकते हो 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, और यहाँ पे 13 की पावर 2 हो जाएगा। जैसा मैंने एलसीएम निकालते हुए आपको बताया था, तो एलसीएम के अंदर हम क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर क्या है 1, और यहाँ पे है ही नहीं, तो एलसीएम में क्या लेंगे 3 की पावर 1 इंटू, फिर यहाँ पे 13 की पावर क्या है 1, और 13 की पावर यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे लेंगे 13 की पावर 2। तो ये वैल्यू आ गई 3 इंटू 169, दैट इज इक्वल टू 507, राइट। तो ये हमारा आ गया एलसीएम आ गया 507 नीचे। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, किसका, डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर में क्या है, एक 10 है और एक 1000। देखो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर्स बोलते हैं। तो हमारे दोनों फ्रैक्शंस क्या हो गए, 39/10 और 169/1000, राइट। अब ये 39 और 169 ये तो हमारे हो गए न्यूमरेटर्स, और इसका हमने एलसीएम निकाल लिया, कितना आया ये 507, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 507। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एचसीएफ। अब 10 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये क्या बन गया, 10 के फैक्टर्स बन गए 10 की पावर 1, और इसमें 1000 को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 3। तो इसमें से हमें लेनी होती है लेस पावर, तो लेस पावर लेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 10। देखो यहाँ 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर 3 है, हमें निकालना क्या है एचसीएफ, तो हमें क्या लेनी होती है लेस पावर। अब 10 की पावर क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 की पावर 3, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा 10 की पावर 1, दैट इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 507 डिवाइड बाई 10। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट लगाना हो तो क्या लगेगा 50.7। तो राइट आंसर इज आंसर नंबर 4, दैट इज 50.7। बहुत ही अच्छा सम है, इस सम से आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। थैंक यू। एक संख्या में 80% की वृद्धि करने पर 2430 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्या को मान लेते हैं x। अब इसमें आपको करनी है 80% की वृद्धि, तो कैसे होगी ये 80/100 इंटू में x, ये हमारी होगी 80% की वृद्धि, और ये हमारा हो गया x। इसको सोल्व कर लो, तो ये क्या बन गया x प्लस 4/5 x इक्वल टू 2430, राइट। अब इधर से क्या करना है, एलसीएम लेना होता है, पहले एलसीएम ले लो, 5 हो गया, ये क्या बन गया 5x प्लस 4x इक्वल टू 2430, तो ये बन गया 9x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2430। तो x किसके बराबर आएगा 2430, तो ये रिवर्स होकर इधर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 9। इसको काट लो, 3 तिया 9, 3 8 21, 3 एकम 3 0, 3 से फिर काट दो 270, 270 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 0, 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10, 10 और 1350, तो राइट आंसर आ गया 1350। तो इस तरह से हम इस क्रम को सोल्व करेंगे। P की वर्तमान आयु का 8 गुना Q की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी कि ये 8P हो गया 8 गुना, और Q की वर्तमान आयु Q होगी, तो 12 वर्ष अधिक है, Q की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो ये हो गया हमारा 8P माइनस Q इक्वल टू 12, राइट। अब दूसरा लिखते हैं 8 वर्ष बाद P कितने साल का हो जाएगा P प्लस 8, Q कितने साल का हो जाएगा Q प्लस 8। उस समय Q की आयु का 3 गुना, तो इसका ये 3 गुना, और क्या है P की आयु से
आयु के 8 गुना से 28 कम है। इक्वल लिख लो कितना होगा ये 8p प्लस 64 माइनस 28 3q प्लस 24। अब यहाँ पे क्या आ गया 8p माइनस 3q 24 प्लस 28 माइनस 64। तो ये आ गया 8p माइनस 3q इक्वल टू माइनस के 12। इसके नीचे रख दो 8p माइनस 3q और माइनस के 12। अब क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस ये प्लस। तो 8p से तो 8p कैंसिल हो गया, ये प्लस के 3q ये सिंगल q, तो 2q हो गया 24, q इक्वल टू 24/2। इसको काट दो 12, तो राइट आंसर आ गया 12। तो ये एज वाले जो सम होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, जैसा लिखा गया है वैसे वैसे आप करते जाओ, बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं, विद इन मिनट आप इनको सोल्व कर पाओगे। और भरत किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 5 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। अब है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जो भी काम और समय के सवाल आते हैं तो उसमें हम एक दिन का कार्य लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ लिखते हैं अब है का एक दिन का कार्य कितना होगा, इसको लिख लेते हैं 1/5। क्यों कैसे लिखा है इसको, 5 दिनों में कंप्लीट करता है तो एक दिन का कार्य कितना हो गया उसका 1/5। और इसी तरह से लिख लेते हैं भरत का कार्य, भरत का एक दिन का कार्य कितना हो गया 1/15। अब अगर ये दोनों मिलके काम करें, यानी कि दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1 डे का काम कितना होगा इनका 1/5 प्लस 1/15। इसका क्या करो एलसीएम निकाल लो, 5 और 15 का एलसीएम आएगा 15। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 को 15 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन, तो ये हो गया 4/50। अब क्या करना है कि 2 दिन उन्होंने इकट्ठा काम किया, तो 2 डे का वर्क कितना हो जाएगा उनका 2 दिन का, 2 दिन का हो गया 4/15 इंटू में 2, तो ये हो गया 8/15। अब बचा हुआ कार्य क्या रह गया, यानी कि शेष कार्य क्या रह गया उनका, शेष कार्य लिख लो। टोटल काम होता है 1 और 1 में से 8/15 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 15 होगा, 15 माइनस 8 7/15, यानी कि ये वो कार्य बच गया है जो बचा हुआ है, राइट। अब है शेष कार्य को कितना करेगा, अब है का एक दिन काम देख लो, अब है का एक दिन काम कितना हो गया 1/5, यानी कि 1/5 काम पूरा करने में कितना दिन लगता है उसको 1, और पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा 5, तो 7/15 को कंप्लीट करने में कितना लगेगा 7/15 बैलेंस बचा हुआ ना, तो इंटू में 7/50। देखो अगर 1/5 कितने दिनों में पूरा करता है 1 दिन में, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 5 दिन में, और 7/15 काम यानी कि 1 से कम है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट लो, 5 दिए 15, तो क्या आंसर आ गया 7/3। अब 7/3 को सही करके लिख लो, 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, ये 1 बच गया, तो 2 2 सही 1/3, तो राइट आंसर आएगा दिस वन, 2 सही 1/3। क्लियर।